हम कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे और आज का लेसन जो है बेटा जी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बेटा लिखते जाओ, आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होती जाएगी। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, बेटा जी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन स्पीड ऑफ द बॉल, बेटा ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, because weight x opposite, because weight x opposite to the direction of motion, because weight x opposite to the direction of motion, during the upward motion the speed of the ball increases by 10 meter per second in every second because weight x, जी जी वो कर लेता हूं। During the upward motion, the speed of the ball decreases by 10 meter per second in every second because weight x opposite to the direction of motion. During the downward motion, sorry यहाँ पे downward आएगा जी। During the downward motion, the speed of the ball increases by 10 meter per second in every second because weight x in the same direction. या weight x in the direction of the motion. Weight x in the direction of the motion. बेटा ये लास्ट पॉइंट मैंने स्पीड के बारे में लिखा, इसको भी देख लेते हैं, चेक करते हैं। बेटा बातें हो रही हैं, प्लीज क्वाइट। There is same speed at the same horizontal level during the upward and downward motion. बेशक बॉल ऊपर जा रही है, बेशक अपवर्ड मोशन है, बेशक बॉल नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मोशन है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर सेम स्पीड होगी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर सेम स्पीड होगी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन एज वेल एज ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। आप यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हो, अगर आप कुछ स्टेजेस को हाईलाइट करो, फॉर एग्जांपल इस सेकंड स्टेज के ऊपर जो स्पीड बेटा ऊपर जाते हुए थी वही स्पीड नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकंड, और बेटा नीचे आते हुए स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। जहां पे स्पीड ऊपर जाते हुए जीरो हुई वहीं पे स्पीड नीचे आते हुए भी क्या है जीरो। इनिशियल स्पीड क्या थी ऊपर जाते हुए ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन 30 मीटर पर सेकंड, नीचे आते हुए भी स्पीड क्या है उसी पोजीशन पे 30 मीटर पर सेकंड। हर स्टेज के ऊपर ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए देयर इज सेम स्पीड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। बेटा वो अभी कर सकते हो लेकिन वो एक्सेलरेशन के लिए करते हैं, अभी तो मैं खाली स्पीड की बात बता रहा हूं।
कि जिस लेवल पे ऊपर जाते हुए स्पीड 10 है, नीचे आते हुए भी स्पीड कितनी है 10। किसमें बेटा? वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तब करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक बात और भी बता दो, ऊपर जाते हुए ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन कितना टाइम लगा? ऊपर जाते हुए ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। नीचे आते हुए कितना टाइम लगा? 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 सेकेंड। ऊपर जाते हुए भी 3 सेकेंड, नीचे आते हुए भी 3 सेकेंड। देयर इज सेम टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ऊपर जाते हुए भी बॉल को कितना टाइम लगा जनाब? 3 सेकेंड। नीचे आते हुए भी बॉल को कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड। तो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट या इसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, बेटा हवा तो है ही नहीं थी, बेटा है ही नहीं थी। अभी बुलेट की बात भी नहीं कर रहे, अभी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये फ्री फॉल विदाउट एयर कल वाली बात कैरी फॉरवर्ड की, अभी तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अपवर्ड टाइम इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड टाइम। अच्छा जी, पॉइंट्स आपने ये वाले नोट करने। अपवर्ड टाइम इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड टाइम। ऊपर जाते हुए भी बेटा 3 सेकेंड्स और नीचे आते हुए भी 3 सेकेंड्स, और टोटल टाइम कितना होगा? जी बेटा, जो स्पीड ऊपर जाते हुए होगी वही नीचे आते हुए। अगर ऊपर जाते हुए 40 मीटर पर सेकंड है, नीचे आते हुए भी वापस 40, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा। अगर नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैं इस पोजीशन को हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्पीड सेम है। ये देखो 10 मीटर पर सेकंड नीचे आते हुए स्पीड है और 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जाते हुए स्पीड है। इनिशियल पोजीशंस देख लो, जैसे ही आपने बॉल को थ्रो किया था स्पीड क्या थी? 30। जब बॉल वापस आ गई तो स्पीड क्या होगी उसी पोजीशन पे? 30। जो स्पीड, क्या चीज? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया और सेकंड लॉ की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल टाइम आ गया आपके पास। अब आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, सब बच्चे स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे, शाबाश। स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा सबसे पहले एक काम याद रखो कि ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होगा मैं अभी बता देता हूं। सबसे पहले वैल्यूज लिख लो एक दफा। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एक्स एक्सिस पे बेटा टाइम है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। 4, 5, 6। बेटा जरा सब बच्चे देख के बताओ, कल वाले नोट्स आपके पास हैं, मुझे एक चीज के बारे में कंफर्म कर दो। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन we threw a ball vertically upwards with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। तब टाइम कितना था? 0 सेकेंड। टाइम कितना था? 0 सेकेंड। यहां पे दोबारा भी देख लो आप लोग, सब बच्चे यहां पे देखेंगे। बेटा हमने इस सिस्टम को, इस सिचुएशन को समझना कहां से स्टार्ट किया था? इस पोजीशन से। जैसे ही हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, बॉल की स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था? 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे स्पीड कितनी है? 30। 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो गई? 20 हो गई। 2 सेकेंड के बाद स्पीड और कम। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस पे 0 होना चाहिए और स्पीड कितनी शो करनी है वहां पे? 30 मीटर पर सेकेंड। इस वजह से मैंने ये कर्व पहले बना दी। यहां पे क्या सिचुएशन होगी? यहां पे 0 सेकेंड्स के ऊपर स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड जो लोगे आप बेटा, 1 सेकेंड तो इधर आएगा ना अप्रोक्सीमेट आपका इधर। यहां पे स्पीड कितनी होगी आपके पास? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद यहां पे स्पीड कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स पे बेटा कितनी स्पीड थी? 3 सेकेंड्स पे स्पीड कितनी थी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन? 0। 3 सेकेंड पे जाके स्पीड 0 हो गई थी।
3 सेकंड्स पे जाके बेटा स्पीड थी 0। ये पता किसका ग्राफ है? ये आपका अपवर्ड मोशन का ग्राफ है। खैर बाद में लेबल करते हैं इसको, पहले आप साथ ही ये वाली भी एक कर्व बनाओगे, अप्रोक्सीमेट कर्व वैसी बनेगी। ये बेटा डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। अब देखो 3 सेकंड पे तो स्पीड 0 थी ना, 4 सेकंड्स पे स्पीड क्या थी जरा चेक करो। 4 सेकंड पे स्पीड क्या थी? 10। मैं पहले वैल्यूज ले लेता हूं ताकि स्ट्रेट बन जाए। यहां पे बेटा 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड। ये वाला जो ग्राफ है आपका, इस ग्राफ को हम बोलेंगे अपवर्ड मोशन। ये आपका अपवर्ड मोशन का ग्राफ है। और बेटा ये वाला ग्राफ आपका डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। एक अपवर्ड ग्राफ है, एक डाउनवर्ड है। रूबा बेटा हमने ये ग्राफ क्यों बनाया है, आपका ये क्वेश्चन है। बेटा जो कल वाली सिचुएशन थी ना, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, ये उसका ग्राफ है बेटा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। अगर आप कल वाली वैल्यूज को देखो तो बेटा जब हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, तो ये वाली सिचुएशन थी ना। अगर मैं इसको 1 मिनट पहले आप लोग ड्रॉ कर लो, फिर मैं बताता हूँ। बेटा ये वाली सिचुएशन थी, ये जो कल का लेसन था हमारा, इसमें हमने ये सिचुएशन पढ़ी थी जहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं। इस ग्राफ को आप कंपेयर कर सकते हो। जी जी बेटा अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर बेटा इस ग्राफ को हुरमत आप कंपेयर करो, तो मैंने कल वाली सिचुएशन में जो अपवर्ड सिचुएशन थी और जो डाउनवर्ड सिचुएशन थी, एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। कभी भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, कभी भी कर्व नहीं होता। कर्व हमेशा एयर रेजिस्टेंस या कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स की वजह से आता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है जो कि 9.81 है, और ऑब्जेक्ट वाज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, इक्वल इंक्रीज इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहाँ पे हो रहे हैं। तो बेटा ये कल वाली सिचुएशन का मैंने ये सामने ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें मैंने बताया कि एक अपवर्ड मोशन का ग्राफ है और एक डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। सिचुएशन को इस ग्राफ के साथ बेटा रिलेट करवाओ, आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन क्लास के बाद कीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आगे चलो मेरे साथ, नेक्स्ट काम करना है अभी। इसके बाद बेटा एक चीज देखो, टाइम तो पता है ना। देखो ऊपर जाते हुए जितना टाइम, उतना टाइम नीचे आते हुए। अब मुझे बताओ अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस कितना होगा, या टोटल डिस्टेंस बता दो। यहां पे लिखो टोटल। बेटा ये क्वेश्चन है, सोल्व कर दें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉल। तो अपवर्ड मोशन में पहले यहां पे लगा लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस आपका कैसे आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितनी है 3, और बेटा स्पीड कितनी है 30। स्पीड कितनी है पुत्र यहाँ पे? 30 स्पीड है। जब आप इसको सोल्व कर लेते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 45 मीटर। तो बॉल ने ऊपर जाते हुए जो डिस्टेंस कवर किया था बेटा, वो 45 मीटर्स था। जितना ऊपर जाते हुए डिस्टेंस कवर करेगी बॉल, उतना ही नीचे आते हुए डिस्टेंस कवर होगा 45 मीटर। अगर हमने ये वाली बात भी प्रूव करनी हो तो बेटा इस सिचुएशन के ऊपर क्या लगा दो, इसके ऊपर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। जी जी वही चीज आएगी। 1/2, बेस कितनी है बेटा? 6 में से 3 को माइनस करोगे। बेटा 6 में से 3 को माइनस करोगे
6 में से 3 को माइनस कर दोगे, दिस इज द बेस 3, हाइट तो वही रहेगी 30, आपके पास आंसर आ गया 45 मीटर। ये आपका डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है और ये डाउनवर्ड मोशन का डिस्टेंस है। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास कौन से वाला डिस्टेंस था, अपवर्ड मोशन का। और बेटा टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 90 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस होगा आपका, टोटल डिस्टेंस में आप इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लो तो 90 मीटर कवर्ड बाय अ बॉल। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, सेम। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसको करने के बाद अब बेटा एक और ग्राफ बनाना है आपने। अब आपने बनाना है वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, अब उसको आप लोगों ने ड्रॉ करना है। जल्दी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करके बताओ बेटा। खुद से पहले एक दफा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्राई करो, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ जल्दी से। बेटा पहले हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, अब इसी सिचुएशन का अपवर्ड सिचुएशन और बेटा डाउनवर्ड सिचुएशन का हमने ग्राफ बनाना है, कौन से वाला, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होगी और बेटा यहां पे टाइम एक्सिस पे तो टाइम आ गया, मतलब एक्स एक्सिस पे, सॉरी। अच्छा जी, अब काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सेकेंड्स का ग्राफ बनेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकेंड्स। ये ओरिजिन है बेटा। अब जो ग्राफ बनेगा ना आपका वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का ग्राफ आपका नेगेटिव वाली साइड पे भी जाएगा और पॉजिटिव वाली साइड पे भी जाएगा। उसकी रीजन है, पहले 1 मिनट के लिए सब बच्चे अटेंटिव होके ये वाली बात सुन लो बेटा। इस सिचुएशन के अंदर दो मोशंस थे। देखो पहले हमने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, तो मैं अपने पास से इस अपवर्ड मोशन की डायरेक्शन को ले लेता हूं पॉजिटिव। कोई भी चीज जो ऊपर जा रही है, जो अपवर्ड जाएगी, वो पॉजिटिव होगी, और कोई भी चीज जो नीचे आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ये डायरेक्शंस हम अपने पास से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अपवर्ड मोशन है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी को आप लोग क्या लोगे, पॉजिटिव। नीचे आते हुए वेलोसिटी को आप लोग क्या लोगे, नेगेटिव। क्यों लोगे, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज की अगर आप बात करो, अब स्पीड टाइम ग्राफ की जैसे हमने बात की, स्पीड टाइम ग्राफ विल नेवर बी अ नेगेटिव। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा 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 पॉजिटिव एक्सेस में रहता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहता है। वो कभी भी नेगेटिव वाली साइड पे हो ही नहीं सकता। तो कौन से वाला ग्राफ नेगेटिव वाली साइड पे हो सकता है, वेलोसिटी वाला। तो इस वजह से अपवर्ड को पॉजिटिव बोलना है और डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलना है। अच्छा, अपवर्ड मोशन का ग्राफ दोनों केसेस में पुत्र सेम बनता है। जो अपवर्ड मोशन का ग्राफ है ना, वो दोनों केसेस में, अपवर्ड मोशन का ग्राफ दोनों केसेस में सेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पहले लाइंस बना लूं ताकि आसानी रहे मुझे इसको इसको डिस्क्राइब करने में आसानी रहे। यहां तक बेटा ये अपवर्ड मोशन का ग्राफ है। अपवर्ड को पॉजिटिव बोला हुआ है तो पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज आप लिख सकते हो, 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पे आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकेंड्स पे तो बेटा जीरो वेलोसिटी थी ना, तो जीरो पे आ गया। इसके बाद पता क्या होगा, जो आपका अपवर्ड ग्राफ था ना स्पीड टाइम ग्राफ में, जो ऐसे ऊपर बन रहा था, इसका मिरर इमेज इधर नीचे बना देना। इसका मिरर इमेज क्या करना है, नीचे बना देना। क्या करना है, दोबारा सुनिए। जो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बन रहा था आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इसका मिरर इमेज बना देना इधर नीचे। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी इज नेगेटिव। अपवर्ड मोशन को क्या बोला हुआ है हमने, पॉजिटिव। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जी जी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। मैं बना के भी दिखा देता हूं बेटा। ऑलमोस्ट ये वाला ग्राफ बनेगा और मैं जरा सेकंड्स को उसके अकॉर्डिंगली लिख लूं। एक सेकंड प्लीज। यहां पे आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 सेकंड।
यहाँ पे है 5 सेकेंड्स और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है 6 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे ये देखो 4 के ऊपर अब वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 4 सेकेंड के ऊपर कितनी वेलोसिटी थी, जरा शेप देख के बताओ। 4 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी थी 10, उसको 10 ही लिखोगे, उसको क्या लिखोगे? -10। नहीं बेटा, उस तरफ नहीं बने, क्योंकि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसने नेगेटिव साइड पे आना है पुत्र। किधर? किस तरफ? आप कह रहे हो ऐसे? ऐसे? ऐसा तब बनता जब पॉजिटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होता, ये वाला, तब इसको एक्सटेंड करते इधर आपको। जी बताओ, आप किधर कह रहे हो? मैं बताता हूँ। आप क्या कह रहे हो कि ये ऐसे बनना चाहिए? ट्रायंगल बने ऐसे? 3 से नीचे? अच्छा, ऐसे बना के दिखाओ एक पेपर। अच्छा अच्छा ठीक है, 3 से -30 तक ऐसे। अच्छा बेटा, टाइम कभी भी रिवर्स होता है? 3 सेकंड गुजर गए हैं, वापस 2 सेकंड हो सकते हैं। अगर 3 सेकंड गुजर चुके हैं अपवर्ड मोशन में, तो पुत्र अगला सेकंड इंक्रीज होना है क्या डिक्रीज होना है? टाइम विल नेवर बी रिवर्स। 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड ही आने, तो उधर ही जाना है। अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी हो जाती है, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर रिजल्ट हो जाए। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बेटा 6 सेकंड के ऊपर यहां पे अप्रोक्सीमेट आपकी स्पीड आएगी -30 मीटर पर सेकंड, यहां पे -20 है। नहीं, सात फहीम, बेटा -10 -20 -30। जी जी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था साथ। बेटा मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ, तो अरेज करते हुए हो गया होगा, अरेज हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, ये वाला कौन सा ग्राफ है? अपवर्ड मोशन का। ये वाला कौन सा ग्राफ है? डाउनवर्ड मोशन का। इसका एरिया या डिस्टेंस किसके इक्वल आया था? 45 मीटर। अब मेरी बात सुनो, यहां पे जब ग्राफ आपका नेगेटिव वाली साइड पे चला जाता है, तो आप एरिया बेटा, एरिया अबव द कर्व लेते हो। क्या करते हो? एरिया अबव द कर्व। एरिया अबव द कर्व जो है वो ऐसे आता है, देखो ये वाला एरिया आप लोगे। इस एरिया का मतलब ये है कि डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? 45। इसको जब आप सोल्व करोगे, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे नीचे आते हुए भी? 45। नहीं, डिस्टेंस स्केलर है, हम डायरेक्शन नहीं लिखते सर, मैग्नीट्यूड लिखते हैं खाली। ठीक है, ये भी 45 है। अभी उधर तक क्या, ठीक होगी बात? उधर इसके बाद लिखो फ्री फॉल विद एयर। फ्री फॉल विद एयर। फ्री फॉल विद एयर, इसके बाद वो लास्ट होता है, फ्री फॉल विद एयर। बेटा बातें मन करते हैं, प्लीज क्वाइट। बेटा जी, फ्री फॉल विद एयर। अब एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सर्टेन हाइट पे एक बॉल लेते हैं। अ बॉल इज अबाउट टू ड्रॉप। अभी बेटा इस बॉल को हमने ड्रॉप नहीं किया, दिस इज अबाउट टू ड्रॉप। फिर भी इसका जो इस बॉल का वेट है, वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितना वेट है? 10 न्यूटन। यहां पे इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल कितनी है? 0, क्योंकि बॉल अभी अबाउट टू ड्रॉप है। दिस बॉल इज एट रेस्ट। बॉल एक सर्टेन हाइट पे रुका हुआ है। वी आर अबाउट टू ड्रॉप दिस बॉल।
लेकिन फिर भी यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वेट एक्ट कर रहे हैं यहां पे। वेट किधर है जी? डाउनवर्ड। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? 0। बेटा यहां पे एक रिलेशन याद करोगे, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। ये रिलेशन याद करना है भाई, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है, if speed is 0, then air resistance is also 0. स्पीड ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा, एयर रेजिस्टेंस कम तो स्पीड भी कम। यहां पे अभी इस सिचुएशन में बेटा स्पीड कितनी है? स्पीड 0 है, तो अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस होगी ना यहां पे बेटा, एयर रेजिस्टेंस भी 0। क्यों? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द वेट। एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेट के ऑपोजिट एक्ट करती है, वेट के ऑपोजिट। अब होगा ये, वी जस्ट ड्रॉप्ड दिस बॉल, हमने अभी इसको जस्ट ड्रॉप किया, बॉल आपकी इस जगह पे पहुंच जाती बेटा, weight of the ball will remain same throughout the motion, that is 10 न्यूटन। लेकिन एयर रेजिस्टेंस तो एक्ट करेगी। अब यहां पे बेटा कोई ना कोई एयर रेजिस्टेंस होगी। अब देखो, स्पीड हो जाती है आपकी 0 मीटर पर सेकंड से, स्पीड हो जाती है आपके पास यहां पे 2 मीटर पर सेकंड। हमने बॉल को ड्रॉप जो करती है, वी जस्ट ड्रॉप द बॉल, तो स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 2 मीटर पर सेकंड। तो एयर रेजिस्टेंस पता कितनी होगी यहां पे? एयर रेजिस्टेंस भी आपके पास हो जाती है यहां पे 4 न्यूटन। ठीक है, स्पीड ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा। स्पीड ज्यादा हुई 0 से 2 मीटर पर सेकंड, एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी 0 से 4 न्यूटन। अब किस रेशियो में ज्यादा करना है वो एग्जामिनर का काम है, वो मेरा काम है, कर रहा हूं इसको। बस आप ये बात याद रखोगे, स्पीड ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे इस सिचुएशन पे पुत्र अगर आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करो, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स हमेशा ग्रेटर फोर्स होती है और बैकवर्ड फोर्स हमेशा स्मॉलर फोर्स होती है। यहां पे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दो तो पुत्र 6 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गई डाउनवर्ड। जिस तरफ ग्रेटर फोर्स होती है उस तरफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होती है। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुननी है आप, रिजल्टेंट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। तो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? डाउनवर्ड। as acceleration is always act in the direction of the resultant force, जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इसके बाद क्या होता है? ये बॉल रुकेगा तो नहीं, weight of the ball will remain same throughout the motion, that is 10 newton, but air resistance is still acting on the ball। एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी और पुत्र स्पीड कितनी होगी? स्पीड हो जाती है यहां पे आपके पास बेटा 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, और एयर रेजिस्टेंस पता कितनी हो जाएगी यहां पे? 8 न्यूटन। जी, वो मैंने पहले बोल दिया था, वो हमारा काम है, कैसे होगी 8, आप उसको छोड़ दें, बस ये बात याद रखिए। हाजरा, बेटा मैं बता दूंगा 4 न्यूटन कैसे आ रहा है, 10 न्यूटन कैसे आ रहा है, उसको छोड़ दो। मैं थोड़ी सी बात एग्जैजुरेट करता हूँ, बच्चे रोलर डाल दें सर एलर्स की बातें अंदर नहीं किया, ठीक है? तो उससे बेहतर है अभी आराम से पहले इस सिचुएशन को समझ लो, मैं बता दूं, ठीक है? अच्छा, आप ऐसे सोच लो ना, यहां में देखो, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो रही है, एयर रेजिस्टेंस यहां पे होगी 8 न्यूटन। अब स्पीड आपकी 0 से 2 मीटर पर सेकंड पे गई, फिर 4 मीटर पर सेकंड पे चली गई। एयर रेजिस्टेंस आपकी फर्स्ट रिलेशन में 4 टाइम्स इंक्रीज हुई, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस होगी 8 न्यूटन। अब यहां पे एक चीज, एक सिचुएशन जो है वो देखनी है आप, रिजल्टेंट फोर्स कितनी एक्ट करेगी? रिजल्टेंट फोर्स होगी यहाँ पे 2 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड्स होगी।
और एक्सेलरेशन भी कितना होगा, डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अच्छा आगे चलते हैं। इस जगह पे आके weight of the ball will remain same, that is 10 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है। अच्छा अब स्पीड हो जाती है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड, और एयर रेजिस्टेंस हो जाती है 8 न्यूटन से 10 न्यूटन। यहां पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है, जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बेटा एक्सेलरेशन भी कितना है यहां पे, जीरो। अब इस बात को समझने के बाद हम यहां पे इस सिचुएशन में एक पॉइंट लिखते हैं। इस सिचुएशन में हम ये लिखते हैं, एयर रेजिस्टेंस, air resistance balances the weight, air resistance balances the weight, air resistance balances the weight, forces are balanced, air resistance balances the weight, forces are balanced. So this object will continue, this object will continue to fall, this object will continue to fall with the constant speed, this object will continue to fall with the constant speed। जी जी इधर छूट। This object will continue to fall with constant speed as this constant speed is also known as terminal speed or velocity। दोबारा इसको देख लो, air resistance balances the weight, forces are balanced, so this object will continue to fall with the constant speed as this constant speed is also known as terminal speed or terminal velocity। बेटा फोर्सेस बैलेंस है, ऑब्जेक्ट फिर भी मूव क्यों कर रहे हैं? This shabash, this object will continue to fall due to inertia. This object will continue to fall due to inertia. As a body which moves, in a straight line will continue to fall, या will continue to move। इनर्शिया का मतलब ये होता है बेटा कि जो चीज रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और अगर कोई भी चीज मूव कर रही है या कोई भी चीज फॉल कर रही है एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इट विल कंटिन्यू टू फॉल और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। किसकी वजह से? न्यूटन भाई की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इतना मुश्किल सवाल है, मुझे जवाब देने में सोचना पड़ेगा, बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे आ जाओ। This object will continue to fall due to inertia as a body which moves in a straight line will continue to move
अब बेटा यहां पे टर्मिनल स्पीड को या टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना है। टर्मिनल वेलोसिटी और टर्मिनल स्पीड। जी जी फातिमा बेटा मैं अभी स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। अनाया मैं बता देता हूँ, मैं रेशियो सेम रखता हूँ, मैं बता देता हूँ, फिक्र नहीं करो। हाशा जब ये क्वेश्चन है 2 मिनट रुक जाओ शाबाश। फातिमा बेटा मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट प्लीज। टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी a uniform velocity gained by an object due to the balance of forces. A uniform velocity or constant velocity gained by an object due to the balance of forces is known as terminal velocity. बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ऐसे लिखो। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा तो सॉरी, स्पीड ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा तो रिजल्टेंट फोर्स कम। अगर रिजल्टेंट फोर्स कम तो बेटा एक्सेलरेशन भी कम। इसको ऐसे याद रखना है। स्पीड ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा तो रिजल्टेंट फोर्स कम, रिजल्टेंट फोर्स कम तो एक्सेलरेशन भी कम, तो एक्सेलरेशन भी कम। बेटा ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाले। वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली रिलेटेड है, नॉट प्रोपोर्शनल। वो चीज होती है जी। हो गया यहां तक? अच्छा जी। अभी इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन बेटा उससे पहले देखो, 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे बेटा एयर एयर रेजिस्टेंस ना मैंने 4 न्यूटन ली हुई है। देखो मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे थे सर एयर रेजिस्टेंस 4 कैसे हो सकती है, दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे भी पता है 4 एयर रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। मैं क्वेश्चन को जल्दी समराइज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2-2 न्यूटन फोर्स लेता, मुझे 2 सिचुएशंस और बनानी पड़ती। अब जरा ध्यान से बात सुनो। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बच्चों में से, कि सर एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे 12 नहीं होनी चाहिए। बेटा 12 एयर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मैंने सिचुएशन बतानी थी। अब देखो, अगर मैं इसको अरेज कर दूं, जरा 1 मिनट के लिए बात सुनो, इसको रिवाइज भी कर लो, उसके बाद ये वाली बात समझ भी लो, ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे। देखो यहाँ पे मैंने 6 न्यूटन लिखा हुआ है, 2 न्यूटन लिखा हुआ है, और इधर तो 0 टर्मिनल वेलोसिटी आ गई ना। बेटा सबसे पहला काम मैंने बताया था, स्पीड 0 तो एयर रेजिस्टेंस भी 0। अच्छा, स्पीड हो जाती है पुत्र यहाँ पे, देखो स्पीड हो जाती है यहाँ पे। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। स्पीड हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। एयर रेजिस्टेंस को भी कितना होना चाहिए? 4 न्यूटन। होता ये, एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जिस चीज से स्पीड मल्टीप्लाई होगी, उसी चीज से एयर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी। जितने टाइम्स स्पीड ज्यादा होगी, उतने टाइम्स एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। होता ये, वी नो। इस वजह से अब मैं इसको एक दफा रिवाइज करवा के ग्राफ बनवाता हूं। देखो, स्पीड हुई आपकी 0 से 4 मीटर पर सेकेंड, तो एयर रेजिस्टेंस भी कितनी हो गई? 4। रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 6 न्यूटन डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन भी कितना आ गया? डाउनवर्ड। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। स्पीड हो जाती है 0 से 4, 4 के बाद स्पीड चली जाती है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, तो पुत्र एयर रेजिस्टेंस ने भी कितना होने? 8 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे? 2 न्यूटन डाउनवर्ड्स, तो बेटा एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स। उसके बाद स्पीड अप हो जाती है आपके पास 8 मीटर से, ये 12 पे नहीं जा रही, 8 मीटर से ये किधर जा रही है? 10 पे। तो एयर रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाती है? 10 न्यूटन के। रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ जाती है? 0। एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 0। यहां तक बात क्लियर हो? यहां तक बात क्लियर होगी पुत्र, जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे? रिलेशन इंपॉर्टेंट था यहां। अच्छा, उसके बाद देखो, इसका बेटा ग्राफ बनाना है, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो ग्राफ बनाना है हमने, पहले उसको ड्रॉ कर लो।
जी जी सेम चीज। बेटा कुछ बच्चे कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप। ये सिचुएशन कर लो पहले, इस सिचुएशन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये मैंने पॉइंट्स लिखे, यहां पे आ जाओ। बेटा इन पॉइंट्स को लिखने के बाद अब यहां पे हमने ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम। यहां पे ले लो वेलोसिटी और स्पीड, दोनों चलेंगे, वेलोसिटी और स्पीड। यहां पे टाइम है, टाइम सेकंड्स में। आपके बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला ग्राफ बनेगा। अब बेटा यहां पे ये था, इस सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस आपकी लेस देन वेट थी। इस सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेट। यहां पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। टाइम का हमें नहीं पता, T1, और बेटा यहां पे T2 होगा। एक टाइम आपका T1 होगा और बेटा दूसरा टाइम आपका यहाँ पे क्या होगा, T2। जितना भी टाइम है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइम। यहां पे इनिशियली क्या हो रहा है देखो बेटा, इनिशियली ये ग्रेडियंट क्या है, इधर देखो। इनिशियली ये ग्रेडियंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो इनिशियली एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। इनिशियली एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है, ऑलमोस्ट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलमोस्ट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा 0 सेकंड्स पे भी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा ना, 0 सेकंड्स पे भी, तो 0 सेकंड्स पे भी पुत्र एक्सेलरेशन 9.81 अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्योंकि बेशक बॉल आपकी रुकी भी थी, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं थी, वेट तो एक्ट कर रहा था ना बॉडी पे, तो वेट आपका रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल था। यहाँ पे 0 सेकंड्स के ऊपर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.81 और 10। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे ये वाली स्टीपनेस कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करता जाएगा। जब आपकी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और उसके बाद आप ये वाली बात लेबल कर सकते हो, ये वाली बात आप लेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो वेलोसिटी गेन हुई थी, हमें क्या हुई थी, 10 हुई थी ना, 10 मीटर पर सेकंड थी वो। ऊपर हमने ये जो सपोज किया हुआ बेटा, ये 10 थी। देखो इधर, ये वेलोसिटी 10 थी। तो 10 मीटर पर सेकंड क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी। अब लिख सकते हो, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी और स्पीड। इनिशियल एक्सेलरेशन हमेशा 9.81 रहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका रहे एयर में, रुका हुआ है, ये मार्कर मेरे सामने है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तब भी एक्सेलरेशन कितना है, 9.81। 9.81, 9.81, याद रखिए। तब भी एक्सेलरेशन कितना है, 9.81। उसके बाद देखो, आ, ये जो ग्राफ है, इसी टाइप का एक कंपैरिजन क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। यहाँ पे एक कंपैरिजन क्वेश्चन आता है, इधर देखो। बेटा एक कंपैरिजन क्वेश्चन आता है, ये है आपके पास ग्राफ विद एयर।
एक बनेगा ग्राफ विदाउट एयर। तो जो विदाउट एयर वाला ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। जो विदाउट एयर वाला ग्राफ होगा उसकी स्टीपनेस हमेशा ज्यादा होगी। विदाउट एयर वाला ग्राफ इज मच क्लोजर टू द वाई एक्सिस। तो इन्हें ओवरलैप नहीं करवाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे ओवरलैप करा देंगे, ये गलत है। कुछ बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये भी गलत है। ग्राफ विदाउट एयर वाला हमेशा, विदाउट एयर वाले ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा होगी। तो जो ये वाला ग्राफ होगा आपका, ये होगा ग्राफ विद एयर, विदाउट एयर सॉरी, ग्राफ, जी जी, विदाउट एयर। और इन दोनों ग्राफ्स को बेटा यहां से ओवरलैप नहीं करवाना, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करने जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करना है इसको। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे नहीं बना देनी, इसको ऐसे ओवरलैप नहीं करवा देना, नो। अ ग्राफ विदाउट एयर, और एक ग्राफ है ग्राफ विद एयर। यहां तक बात क्लियर होगी? परेशानी यहां तक? ओके बेटा, सी यू बाय टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।